हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं म्यू टेस्ट। ठीक है, कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, अर्थात फर्स्ट काइंड वाले इम्प्रॉपर इंटीग्रल के कन्वर्जेंस के लिए, ठीक है, कन्वर्जेंस की जांच के लिए हमने पिछले क्लास में देखा था कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट भी हमने दो प्रकार से देखा है। ठीक है, एक हमने सामान्य कंपैरिजन टेस्ट देखा और उसके बाद एक हमने देखा प्रैक्टिकल कंपैरिजन टेस्ट, या जिसको हम कहते हैं लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। और आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं म्यू टेस्ट। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सरल तरीके से आप इस टेस्ट की मदद से दिए हुए इम्प्रॉपर इंटीग्रल के कन्वर्जेंस की जांच कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें स्टेटमेंट देख लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पे बातें लिखी हुई हैं, और उसके बाद हम इन बातों की मदद से ये दिए हुए आपके पास कुछ इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स हैं उनके कन्वर्जेंस की जांच करेंगे। दोस्तों, इसके पहले के सारे वीडियोस देखने के लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। आपको इसके पहले के सभी वीडियोस के लिंक लेक्चर क्रमांक वाइज मिल जाएंगे, अर्थात लाइन से आपको सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। यहाँ तक कि इसके जस्ट पहले जो हमने यूनिट पढ़ा रीमान इंटीग्रेशन, तो रीमान इंटीग्रेशन के भी पूरे के पूरे टॉपिक्स के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। दोस्तों जरूर देखिएगा, आपके लिए हर एक टॉपिक बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, हर एक कंसेप्ट आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं म्यू टेस्ट। मान लीजिए कोई फंक्शन एफ एक्स है आपके पास, जो कि इस इंटरवल ए से अनंत, ठीक है, जहां ए क्या है ग्रेटर देन 0 में बाउंडेड और इंटीग्रेबल है। ठीक है दोस्तों, इस इंटरवल में फंक्शन क्या है, बाउंडेड है और इंटीग्रेबल है, अर्थात परिबद्ध है और समाकलनीय है। अब देखिए यहाँ पर तीन बातें लिखी हुई हैं और इन तीन बातों की स्थितियों के आधार पर आपको वहां पे चेक करना है कि कौन सी बात लागू हो रही है, कौन सी बात फिट बैठ रही है। उसके आधार पर आपको वहां पे रिजल्ट देना है, उसके आधार पर आप निष्कर्ष जो भी रहेगा कंक्लूजन वो लिखेंगे। ठीक है, तो पहली बात, पहला पॉइंट क्या कहता है, यदि मान लीजिए कोई नंबर, कोई एक संख्या म्यू जो कि एक से क्या है बड़ी है, ठीक है, म्यू इज ग्रेटर देन 1 इस प्रकार है कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x रेज़ टू द पावर म्यू इनटू एफ एक्स। ठीक है, यानी कि ये पूरा लिमिट अगर विद्यमान है, यानी एग्जिस्ट करता है अगर ये लिमिट, तब ये इंटीग्रल a टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स से क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। तो दोस्तों इसको अच्छे से आप देख लीजिए, यदि एक संख्या म्यू जो कि 1 से क्या हो, बड़ी हो, और इस प्रकार हो हमारे पास कि इस लिमिट की वैल्यू जो है वो अपने को कोई फाइनाइट क्वांटिटी मिलती है, अर्थात इसकी लिमिट यदि विद्यमान है, तब ये इंटीग्रल क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। चलिए देखते हैं दूसरी जो बात है, जो दूसरा पॉइंट है वो क्या लिखा है। यदि एक संख्या म्यू जो कि 1 या 1 से छोटी है, ठीक है, म्यू इज लेस देन और इक्वल्स टू 1 इस प्रकार है कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x की घात म्यू इनटू एफ एक्स, ये लिमिट अगर विद्यमान है और शून्य नहीं है, ठीक है, इस बात को आप अच्छे से ध्यान दीजिए, ये लिमिट अगर विद्यमान है और शून्य नहीं है, कौन सा वाला केस है यहाँ पे, म्यू इज लेस देन और इक्वल्स टू 1 वाला केस में अगर ये लिमिट विद्यमान है और शून्य नहीं है, तब ऐसी स्थिति में ये इंटीग्रल क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा, अर्थात अपसारी होगा। ठीक है, डाइवर्जेंट मतलब होता है अपसारी। ठीक है, और इसी में एक और बात है दोस्तों, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। यदि मान लीजिए म्यू 1 या 1 से छोटा है तथा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x की घात म्यू इंटू एफ एक्स, ये लिमिट, ये पूरा अगर आप कैलकुलेट करते हो और यदि आपको ये अनंत या माइनस अनंत मिलता है, ठीक है, कौन सा वाले केस में, म्यू इज लेस देन और इक्वल्स टू 1, यदि म्यू इज लेस देन और इक्वल्स टू 1 तथा ये लिमिट अनंत या माइनस अनंत हो, तब ये इंटीग्रल डाइवर्जेंट होगा। तो अब आपको क्या करना है, आप सवाल बनाएंगे। ठीक है, अच्छा एक और खास बात, इस पूरे खेल में, इस पूरी चर्चा में एक महत्वपूर्ण बात ध्यान से सुनिए, वो बात क्या है कि सर यहाँ पर जो आपने बताया जिसमें अहम भूमिका, जो मेन रोल है वो म्यू का है, तो प्रश्न ये उठता है कि सर म्यू हम कैसे चुनेंगे, कहाँ से चुनेंगे, म्यू की वैल्यू क्या होगी। तो ये मेन मुद्दा है, और ध्यान से देखिए कि अब म्यू किस प्रकार चुना जाएगा। आपको वो म्यू के चुनने का एक सूत्र है, एक तरीका है, वो याद रखना है और फिर आपको आसानी से ये बन जाएगा। दोस्तों ध्यान से देखिएगा। तो
चलिए हम पहला इंटीग्रल लिखते हैं और उसी में आपको बताएंगे कि म्यू किस तरीके से चुना जाएगा। तो यहाँ पे इंटीग्रल 1 से इंफिनिटी x अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब लिखा हुआ है। दोस्तों यहाँ पर म्यू की वैल्यू क्या चुनी जाए, क्योंकि देखो हमको मेन म्यू का ही मान देखना है बस कि म्यू का मान मैं क्या चुनूं, कौन सा ऐसा म्यू का मान हो जिससे मेरा आगे का कार्य जो है वो सुगमता पूर्वक सरलता पूर्वक बन सके। क्योंकि मुझे म्यू का मान चुनने के बाद कुछ और भी तो नहीं करना है, बस इतना ही करना है। मतलब म्यू का मान चुनने के बाद मुझे एक ही काम करना है कि इस लिमिट को कैलकुलेट करके देखिए, क्योंकि तीनों केस इसी लिमिट पर बेस्ड है, उसी के आधार पर रिजल्ट तय हो जाएगा। तो यहाँ पर म्यू किस प्रकार चुन रहे हैं ध्यान से देखिए दोस्तों। म्यू के चुनने का अब तरीका यह है कि आपको क्या करना है, सबसे पहले हर में ध्यान देना है। हर मतलब डिनोमिनेटर, मतलब बटे के नीचे जो संख्या लिखी है, ठीक है, अंश बटे हर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो आपको डिनोमिनेटर में ध्यान देना है, हर में ध्यान देना है और उसमें देखना है कि x का अधिकतम घात क्या है, ठीक है। तो उसको आप अनेक अलग अलग तरीके से देख सकते हो। या तो आप ऐसे सोचो कि सर देखो 1 प्लस एक्स का क्यूब लिखा है, यानी कि अगर आप a प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला लगा के उसको पूरा तोड़ोगे तो आपको x का अधिकतम घात कितना नजर आएगा, 3 नजर आएगा, ठीक है। तो 3 यहाँ लिख दो। या यहां से भी देख सकते हो कि सर यहाँ x लिखा है और पूरे ब्रैकेट के ऊपर पावर में 3 लिखा है, मतलब यहाँ पर हम अपने को डिनोमिनेटर में यानी कि हर में x का अधिकतम घात अपने को 3 दिख रहा है, ठीक है। चलिए न्यूमरेटर में चलते हैं, अर्थात अंश में चलते हैं। तो यहाँ पे x दिख रहा है जिसका घात 1 है, और कहीं ऐसा कुछ टर्म है, ये इकलौता एक ही टर्म लिखा है ऊपर में और वो भी x है जिसका पावर 1 है। तो ये माइनस करना, यानी कि सूत्र पता चल गया होगा आपको कि म्यू किस तरीके से निकालना है। हर में x का अधिकतम घात माइनस अंश में x का अधिकतम घात, ठीक है, यानी डिनोमिनेटर में x का अधिकतम घात माइनस न्यूमरेटर में x का अधिकतम घात। तो इस तरीके से आपको म्यू चुनना है। तो म्यू की वैल्यू कितनी हो गई, 2, ठीक है। तो म्यू बराबर 2 लेने पर अब दोस्तों आप इसको कैलकुलेट करके देखिए, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x की घात म्यू इंटू एफ एक्स, ठीक है, यस। तो इसको आप कैलकुलेट करके देखिए दोस्तों कितना आता है, चलिए चेक करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x की घात म्यू, म्यू का मान अपन ने कितना लिया, यहाँ पे 2 लिया, और एक और है एफ एक्स यही जो आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है, इंटीग्रेंट यानी कि समाकल्य x अपॉन 1 प्लस एक्स की घात में 3। तो इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा x अपॉन 1 प्लस एक्स की घात में 3। अब इसको आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा एक्स क्यूब। नीचे में देखिए 1 प्लस एक्स लिखा हुआ है, तो क्यों ना हम लोग यहाँ पे ये काम करें कि x को कॉमन ले लें। तो जब आप x को कॉमन लोगे तो आप देख रहे हो कि सर पूरे ब्रैकेट के पावर में 3 लिखा हुआ है। इसका अर्थ है कि जब आप x को कॉमन ले रहे हो तो ले लो, परंतु घात में 3 लिखा हुआ है ना, इसलिए 3 घात लग के वो कॉमन निकलेगा। अब देखो अंदर कितना बचेगा, यहाँ तो 1 था और आप कहेंगे सर यहाँ 1 है और आपने x को कॉमन ले लिया, जो चीज है नहीं उसको कॉमन ले लिया, तो अब आपको यहाँ पे बटे में लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे x था वो कॉमन निकल चुका है, इसलिए यहाँ 1 बचेगा और ये पावर में 3। तो दोस्तों इस तरीके से आपको समझना है, ठीक है। आप अपने तरीके से जिस तरीके से इसको आपको सरल रूप में समझते बने कि भाई ये कॉमन निकले तो अंदर ये कैसे बचेगा कैसे, तो आप समझ सकते हैं। तो सबसे सरल तरीका यही है कि भैया x कॉमन निकाल लो, परंतु कॉमन निकालते समय इतना ध्यान रखना है कि ब्रैकेट के ऊपर में जो पावर है वो पावर के साथ उसको बाहर निकालो, और उसके बाद अंदर में वो चीज जहां नहीं है वहां बटे में, और जहां है तो वो निकल के, जैसे x यहाँ पे है तो x निकलने के पश्चात यहाँ पे 1 बचेगा। उसके बाद ये चीज कट जाएगा, यानी कि x क्यूब कट जाएगा, और लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी यहाँ ऑपरेट कर दीजिए। देखो ये x क्यूब कट गया तो वहां बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का क्यूब, ये यहाँ बचेगा। और सामने में भी लिमिट अभी तक अपन ऑपरेट नहीं किए, तो जब तक उस पर आप अप्लाई नहीं करोगे तब तक ये चीज आपको लिखनी होगी। जब आप अप्लाई कर दोगे उसके बाद ये सब लिखने की जरूरत नहीं। अब आप अप्लाई कर दीजिए तो क्या होगा दोस्तों, तो ये इस तरीके से होगा कि 1 अपॉन 1 इंफिनिटी प्लस 1 का क्यूब। तो 1 अपॉन इंफिनिटी यानी 0, 0 प्लस 1 यानी 1, 1 का क्यूब यानी 1,
और 1/1 यानी 1, इस तरीके से, ठीक है ना। 1/∞ हो गया 0, 0 + 1 यानी 1, 1 का क्यूब यानी 1 और 1/1 यानी 1, यानी कि आपको 1 मिला है। और जो कि आपके पास क्या है दोस्तों, फाइनाइट है। तो आप खुद देख लो कि कौन सा वाला केस फिट बैठ रहा है। सबसे पहले नजर तो आप म्यू पे रखो कि म्यू कैसा है, हमारे पास 2 है, मतलब ग्रेटर देन 1 है। तो ये दोनों केस तो म्यू इज लेस देन इक्वल्स टू 1 के लिए हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो हमको तो यहाँ पे म्यू का मान 2 मिला है जो कि 1 से बड़ा है। तो साफ साफ पता चल रहा है कि केस 1 यहाँ पे फिट होता हुआ दिख रहा है अपने को, क्योंकि म्यू जो मिला है अपने को, म्यू जो अपन ने चुना है 2 लिया हुआ है अपन ने, और वो 1 से बड़ा है। और साथ ही साथ ये लिमिट विद्यमान है भैया, देखो 1 इसका वैल्यू है, फाइनाइट वैल्यू है। तो ऐसी स्थिति में ये दिया हुआ इंटीग्रल क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, यानी कि ये इंटीग्रल क्या होगा दोस्तों, कन्वर्जेंट होगा। पता चल गया, देख लो आप, कन्वर्जेंट। तो दोस्तों कितना सरल है ये म्यू टेस्ट, आप खुद देख सकते हैं, और आप किताबों में अनेक और इंटीग्रल को आप ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए दूसरा सवाल भी देख लेते हैं। यहाँ पर हम आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी से आप इसको लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि आपको आगे इस चैनल से हेल्प मिलती रहे। और चलिए दूसरा सवाल, इंटीग्रल 1 से इन्फिनिटी dx अपॉन x की घात 1/3 1 प्लस x की घात में 1/2, 1 अपॉन x की घात में 1/3 इंटू 1 प्लस x की घात में 1/2, ठीक है। चलिए यहाँ पे म्यू क्या चुना जाए, तो दोस्तों ध्यान से देखिए, म्यू चुनने के लिए सबसे पहले आप ये सोचो कि मैंने इसको अंदर गुणा करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। तो मैं इसको अंदर गुणा करूंगा तो मुझे मिलेगा x की घात 1/3 इंटू 1 यानी x की घात 1/3 प्लस इसको इससे गुणा करूंगा तो आधार बराबर है, आधार सेम है तो घातें जुड़ती हैं। तो 1/3 धन 1/2 जुड़ करके हो जाएगा ये 5/6। तो अब ऐसी बात है, ये बड़ी घात है, ठीक है। 1/3 और 5/6 अपने को बड़ी घात से मतलब होता है दोस्तों। एक तरफ है x की घात, मतलब बाजू में लिखा है x की घात 1/3 और यहाँ लिखा है 5/6। बड़ी घात कौन है आपको पता करना है, तीनों गुणा करके देख लो आप, 6 कम 6 और 3 पंचम 15, 6 कम 6 3 पंचम 15। बड़ा कौन है देख लो, 15 बड़ा कि 6 बड़ा, तो 15 बड़ा, तो ये बड़ा, तो ये बड़ा, तो समझ जाओ 5/6 बड़ा है। यानी म्यू का मान, अच्छा ऊपर में तो x है ही नहीं ना, ऊपर में तो x है ही नहीं ना भाई, dx तो ये समाकलन करने के लिए लिखा हुआ है ना, ऊपर में यहाँ पे साथ में और कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो ऊपर में अगर कोई x वाली चीज होती तो फिर उसका पावर को अपने को माइनस करना होता है, यहाँ पे तो ऊपर में है ही नहीं, 1 है। तो सीधा सीधा म्यू का मान, यानी डिनोमिनेटर में आपका जो x का अधिकतम घात कितना है 5/6, तो 5/6 लिखेंगे। मान लो ऊपर में भी x वाला कोई पद होता, ठीक है ना भाई, तो उसकी अधिकतम घात, मान लो एक से अधिक पद होते, एक से अधिक टर्म्स होते, तो x का जो हाईएस्ट पावर है उसको देखते और वहां माइनस करते, मगर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, तो ये इतना, तो म्यू का मान इतना ले लेंगे। अब लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी x का पावर म्यू इंटू एफ एक्स चेक करेंगे। लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी x का पावर म्यू 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 कितना है 5/6 इंटू एफ एक्स कितना है, तो ये एफ एक्स आपके पास है 1 अपॉन एक्स की घात में 1/3 1 प्लस एक्स की घात में 1/2। तो ध्यान से देखो दोस्तों, यहाँ पे आपके पास लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी एक्स की घात 1/2 को कॉमन निकाल लो, ताकि x की घात 1/3 से गुणा होकर वो x की घात 5/6 बन जाए और इस ऊपर वाले से खत्म हो जाए, कट जाए। तो कितना हो जाएगा, ये देखो मैंने x की घात 1/2 कॉमन लेके डायरेक्ट इसे गुणा करके लिख दिया। तो कॉमन लेंगे तो यहाँ है नहीं, तो बटे में लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ है तो 1 हो जाएगा, ये कटेगा और यहाँ लिमिट ऑपरेट कर दोगे तो 1 अपॉन अनंत क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अनंत 0 हो जाएगा, और 0 प्लस 1 यानी 1, तो यहाँ कुल मिला के 1। फिर से आपको फाइनाइट वैल्यू मिल गया, ठीक है, फिर से आपको फाइनाइट वैल्यू ये 1 मिल गया, फाइनाइट वैल्यू। अब म्यू पे आप नजर रखिए, म्यू क्या है आपका 5/6, तो 5/6 जो है वो 1 से छोटा होता है, ठीक है। तो पहला वाला केस तो यहाँ पे फिट नहीं हो रहा है, क्योंकि पहले वाला केस में म्यू ग्रेटर देन 1 लिखा हुआ है। अगर म्यू यहाँ पर आपके पास 1 से बड़ा होता, ठीक है, तो आप पहले केस पे ध्यान देते, ठीक है, म्यू अगर 1 से बड़ा होता तो।
परंतु म्यू यहाँ पे 5/6 है जो कि 1 से छोटा है, तो हमारी नजरें जाएंगी सेकंड और थर्ड केस में। उसमें भी अब सेकंड, क्योंकि सेकंड केस में भी हमने म्यू इज लेस देन इक्वल्स टू 1, यहाँ पे भी म्यू इज लेस देन 1 लिखा हुआ है। परंतु अब आप ये देखो कि आपने जो लिमिट कैलकुलेट किया है वो कितनी मिल रही है, तो 1 मिल रही है। 1 अर्थात विद्यमान है ना भाई। हमको अनंत या माइनस अनंत तो नहीं मिल रहा है। अनंत या माइनस अनंत मिलता होता तो हम केस 3 में ध्यान देते, परंतु ये विद्यमान मिल रहा है, फाइनाइट है और शून्य नहीं है। हाँ भाई, ये तो फाइनाइट एंड नॉन जीरो मिल रहा है। देख लो, अपने को 1 मिल रहा है जो कि फाइनाइट है और जीरो नहीं है। तो पूरे तरीके से देखा जाए तो केस 2 यहाँ पे फिट बैठ रहा है कि म्यू अपने पास यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, म्यू लेस देन और इक्वल्स टू 1, 1 या 1 से छोटा मिलना चाहिए। अगर ऐसा मिल रहा है मतलब ठीक है, सेकंड केस में फिट होने के लिए अपने को म्यू ऐसा मिलना चाहिए, तो मिल रहा है अपने को लेस देन 1 मिल रहा है, तो म्यू का मान 1 से छोटा है और ये लिमिट फाइनाइट एंड नॉन जीरो है। सारी बातें केस 2 में फिट हो रही है। तो ऐसी स्थिति में ये इंटीग्रल क्या होगा दोस्तों, डायवर्जेंट होता है। तो डायवर्जेंट होगा दोस्तों, ये वाला इंटीग्रल क्या होगा, डायवर्जेंट अर्थात अपसारी। ठीक है, डायवर्जेंट को क्या बोलते हैं दोस्तों, अपसारी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो ये भी बन गया। चलिए अब तीसरा सवाल देख लेते हैं। बहुत ही इजी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। कहीं पर भी कोई भी अगर आपको डाउट लगे ना तो आप बिंदास पूछ सकते हैं, बहुत ही सरल है। दोस्तों एक बहुत ही मजेदार बात हम आपको यहाँ पे बताना चाहते हैं। ये जो अभी हमने जो सवाल सॉल्व किया, 1 से इंफिनिटी डी एक्स अपॉन एक्स की घात 1/3 1 प्लस एक्स की घात 1/2, गौर से देखिए तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड है। क्यों? क्योंकि भैया हमारा फंक्शन जो है वो बाउंडेड है ना भाई। इस इंटरवल में आप देख लो, यानी कि x की सभी वैल्यूज है ना भाई, फॉर ऑल रियल नंबर्स x विच आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, क्योंकि देखो यहाँ पे इसका रेंज 1 से अनंत तक है। अनंत तो रियल नंबर में शामिल नहीं होता, अनंत रियल नंबर नहीं है। ठीक है ना भाई, यानी कि 1 से बड़े, 1 या 1 से बड़े, 1 या 1 से बड़े सभी रियल नंबर्स के लिए ये फंक्शन बाउंडेड है। ठीक है, 1 या 1 से बड़े सभी रियल नंबर्स के लिए ये फंक्शन बाउंडेड है। साथ ही साथ अब बाउंडेड है इसका मतलब ये है कि अब आप लिमिट पे देखो तो हमको लिमिट पे अनंत नजर आ रहा है। ठीक है, यानी रेंज ऑफ इंटीग्रेशन इज इनफाइनाइट बट फंक्शन इज बाउंडेड। इसका मतलब ये साफ साफ आपको किसकी ओर ले जा रहा है, ये फर्स्ट काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल की डेफिनेशन है ये। ठीक है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, उसका ये डेफिनेशन है। ठीक, अगर यहीं पे ये 1 के स्थान पर अगर 0 होता दोस्तों, गौर से देखिए, बहुत जबरदस्त तरीके से अभी आपको कुछ चीज सीखने को मिलेगा। आप गौर कीजिए, एकदम अच्छे से ध्यान दीजिए कि क्या ये अभी इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड है क्या? तो आप बोलोगे सर हाँ अब भी है, क्योंकि लिमिट में अनंत नजर आ रहा है इसलिए इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड है। परंतु इसमें एक बात आप और ऐड कर लीजिए कि ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड तो है, आपने अनंत देख के कह दिया, परंतु ये और आगे अगर बढ़े अपन तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ थर्ड काइंड है, क्योंकि ये इसमें सेकंड काइंड वाला इम्प्रॉपर इंटीग्रल का भी गुणधर्म शामिल है। क्यों बताऊं? क्योंकि ये 0 यहाँ पे देखो ना, ये 0 अपन ने लिख दिया है और अब ये फंक्शन जो है हमारा, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये जो फंक्शन है हमारा, भाई आपने पढ़ा होगा इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड। अपन जब डेफिनेशन शुरू में सबसे पहली कक्षा में, यानी कि पहली कक्षा में मतलब ये यूनिट जब से स्टार्ट हुआ है तो इसका जो सबसे पहला वीडियो है उसमें अपन ने पूरा डेफिनेशन अच्छे से देखा हुआ है। तो उसमें अपन ने देखा है कि भैया अगर फंक्शन जो है वो इस इंटीग्रेशन की रेंज में फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पर अगर वो अनबाउंडेड होता है, ठीक है, यानी कि इन्फिनाइट डिसकंटिन्यूटी अगर वो रखता है, इन्फिनाइट डिसकंटिन्यूटी अर्थात उन स्थानों पर फलन का मान अगर अनंत हो रहा है, आप देख लो यहाँ पे 0 है, 0 आप रख के देख लो 1/0 कितना होगा, अनंत हो जाएगा। अर्थात x इक्वल 0 पर फंक्शन क्या है, अनबाउंडेड है। तो देखा जाए तो ये सेकंड काइंड वाला इम्प्रॉपर इंटीग्रल भी है और फर्स्ट काइंड वाला इम्प्रॉपर इंटीग्रल भी है। ये ऐसी स्थिति में ये थर्ड काइंड वाला इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहलाएगा दोस्तों।
और ऐसी स्थिति में हमको इनको इस ऐसे इंटीग्रल को फिर दो भागों में तोड़ करके सॉल्व करना होता है, क्योंकि एक समय पे हमको केवल एक प्रॉब्लम पे ध्यान देना होता है, यानी कि ये दो भागों में टूट जाएगा। देखो कुछ इस तरह, जैसे मान लीजिए आपने इसको 0 to 1, ठीक है, 0 to 1 इतना जो भी है लिखा हुआ एफ एक्स के रूप में, और प्लस 1 से इंफिनिटी, इस तरीके से दो भागों में तोड़कर, ताकि आप एक समय पे केवल एक समस्या पे ध्यान दे सके। अब यहाँ पे 0 पर जांच होंगी कि 0 कन्वर्ट, मतलब आप यहाँ पे टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस एट पॉइंट 0 पर चेक करेंगे। 1 पे तो बेचारा में कोई तकलीफ नहीं है, 1 पे तो वो बढ़िया तरीके से डिफाइंड है, बाउंडेड है। तो यहाँ पे जो जांच पड़ताल होगी वो 0 की वजह से होगी, और यहाँ पे जो जांच पड़ताल होगी वो अनंत की वजह से होगी। तो यही आपको ध्यान रखना है कि सोचो अगर वहां पे 0 होता तो आपका काम थोड़ा सा वहां पे बढ़ जाता, अलग तरीके से होता, क्योंकि वो फिर थर्ड काइंड वाला इम्प्रॉपर इंटीग्रल बन जाता। वैसे ऐसे थर्ड काइंड वाले के बारे में बातचीत हम आगे के वीडियोस में करेंगे, फिर भी मुझे ऐसा लगा कि आपको ऐसा बता देना चाहिए, तो यहाँ पे आपको बता दिया हमने। अब चलिए तीसरा सवाल देखते हैं दोस्तों। इंटीग्रल ए से अनंत डी एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स की घात में म्यू प्लस 1। दोस्तों सबसे पहले तो हम इसका रूप थोड़ा बदल लेते हैं, सरल रूप में ला लेते हैं, क्योंकि मुझे log x दिख रहा है और बाजू में x भी दिख रहा है, अर्थात देखा जाए तो 1/x मुझे यहाँ पे मिल रहा है, जो कि log x का अवकलन होता है। तो यहाँ पे आप मानेंगे log x बराबर t मान लो, दोनों ओर आप x के सापेक्ष अगर आप अवकलन कर रहे हैं, तो इधर मिलेगा 1/x, इधर मिलेगा dt बटे dx, यानी कि ये हो जाएगा दोस्तों आपके पास dx बटे x बराबर dt। तो dx बटे x बराबर dt रखेंगे, साथ ही साथ निश्चित समाकल है, फाइनाइट इंटीग्रल है, तो लिमिटें चेंज करनी होती है। तो ये पुरानी लिमिटें x की हैं, नई लिमिटें t की मिलेंगी। x का मान a रखोगे तो t का मान log a मिलेगा, तो ये log a हो जाएगा, और x का मान अनंत रखोगे तो log अनंत बराबर अनंत, अर्थात x बराबर अनंत पर t बराबर अनंत मिल रहा है। तो कुछ इस तरीके से होगा, dx बटे x हो गया dt, ठीक है, dx बटे x क्या हो गया dt हो गया, और फिर यहाँ पे आप देखेंगे log x को आपने t माना है तो t की घात में म्यू प्लस 1। अब दोस्तों गौर से देखिए, यहाँ के बाद हम क्या उपाय अपनाएंगे। यहाँ पे अब देखा जाए तो जैसे पहले x के रूप में रहता था तो अपन fx बोलते थे, x का फलन बोलते थे। यहाँ पे आप गौर से देखो, ये t के फलन के रूप में आपको दिख रहा है ना भाई, t के फलन के रूप में दिख रहा है, 1/t के पावर में म्यू प्लस 1, इस रूप में आपको नजर आ रहा है। क्योंकि भाई हमने पूरा x वाली चीज को अब t के रूप में परिवर्तित कर दिया है, तो जैसे x वाली चीज रहती तो आप fx पुकारते थे, अब आप ft पुकार लो, क्या फर्क पड़ता है। तो आप ft लेकर के फिर आप म्यू टेस्ट के माध्यम से आप आगे बढ़ सकते हैं। म्यू का मान यहाँ पे आप चुन लीजिए, हर में है ना। अच्छा म्यू क्यों चुने, यहाँ पे एक काम करते हैं म्यू डैश कहते हैं, क्यों दोस्तों, क्योंकि म्यू पहले से ही अपने को सवाल में ही दिया हुआ है ना। हम जो म्यू टेस्ट लगाने के लिए जो म्यू चुनेंगे वो अलग तरीके से होता है, यहाँ तो सवाल में जो अपने पास इंटीग्रेंड है उसी में पहले से म्यू दिया हुआ है ना भाई, तो वो म्यू और हमारा जो लिया हुआ म्यू है वो मिक्सअप ना हो जाए, पता फिर नहीं चलेगा कौन सा वाला म्यू है। तो हम जो म्यू टेस्ट के लिए जो म्यू चुनना चाह रहे हैं ना वो म्यू टेस्ट ले लेते हैं, ताकि भैया दोनों अलग अलग दिखें। तो अब आप देखो ये हमारा एफ टी हो गया है ना भाई, 1/t की घात में 1/t की घात में म्यू प्लस 1, यही हमारा एफ टी हो गया। और म्यू डैश किस तरीके से चुनते हैं आपको पता है, हर में अधिकतम घात और अंश में अधिकतम घात, तो म्यू प्लस 1, और ऊपर में तो t का कुछ है ही नहीं तो 0, तो म्यू प्लस 1, ये म्यू डैश हमारा चुना हुआ है। बाकी आगे की कहानी आप सेम लिखेंगे, परंतु पहले आपको वो लिमिट तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना दोस्तों। अब एक काम करता हूँ ना, जैसे पहले मैं लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी लिखता था ना, अब मैं लिख देता हूँ t टेंस टू इन्फिनिटी। पूरा रोल आप t पे चलाइए और लिखिए यहाँ पे t की घात में म्यू लिख दीजिए, ठीक है, और एफ टी लिख दीजिए। लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी t की घात में म्यू, सॉरी म्यू डैश, म्यू हमारा अभी दूसरा आ गया भैया, म्यू डैश हो गया क्योंकि म्यू पहले से सवाल में दिया हुआ है, तो भैया हम म्यू डैश ले रहे हैं। तो ये t की घात में म्यू डैश जिसकी वैल्यू है म्यू प्लस 1, तो मैं अब म्यू प्लस 1 लिखूंगा यहाँ पे, और एफ टी है हमारा बेचारा क्या है 1/t की घात में म्यू प्लस 1, तो ये चुपचाप कट जाएगा, 1 बचेगा, और सिर्फ 1 बचा मतलब कांस्टेंट बचे। अब t लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी अगर आप उस पर अप्लाई करोगे तब भी वो 1 ही मिलेगा, क्योंकि t का मान अनंत रखने के लिए वहां अब t बचा ही नहीं है बेचारा,
तो 1 मिल गया। 1 मिला, इसका अर्थ क्या है दोस्तों? फाइनाइट मिला अपने को, ठीक है, फाइनाइट रूप में मिला। और अगर आप उसको आगे कहना चाहेंगे तो फाइनाइट भी है और नॉन जीरो भी है ना भाई। यानी कि अगर अपन सेकंड केस के फिट होने की बात अगर करेंगे, क्योंकि देखो यहां पर एग्जैक्टली म्यू डैश क्या है वो अपने को पता नहीं चला है भाई। दोनों केस की इस बात पर इतना तो तय है कि लिमिट विद्यमान है। विद्यमान है इसका मतलब केस 1 और केस 2 की बात चलेगी, क्योंकि तीसरे केस में तो ये लिमिट है अनंत हो या माइनस अनंत वाला केस होता है ये। तो अपने को तो विद्यमान है, यानी कि फाइनाइटली रूप से लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है ना यहाँ पे। तो केस 1 और 2 की बातें होंगी। अब केस 1 और 2 में एक में ग्रेटर देन 1 और एक में लेस देन इक्वल्स टू 1 है। यहाँ पे स्पष्ट रूप से हमको ग्रेटर देन 1 और लेस देन और इक्वल्स टू 1 का कुछ पता आता नहीं है। तो हम विभिन्न स्थितियों के बारे में खुद बात करेंगे कि भैया देखो म्यू डैश का मान कितना है, म्यू प्लस 1 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोस्तों सोचो, दोनों केस के बारे में आप बात कीजिए। यहाँ पे पहला केस के बारे में बात करो, अभी आपका म्यू नहीं म्यू डैश है ना, तो अगर म्यू डैश ग्रेटर देन 1 हो तो म्यू, जैसे म्यू ग्रेटर देन 1 पे ये इंटीग्रल क्या होता है, सॉरी ये इंटीग्रल क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। अगर म्यू ग्रेटर देन 1 हो और ये लिमिट अगर एग्जिस्टेंस हो, मतलब लिमिट का अगर एग्जिस्टेंस हो, ठीक है, तो वैसे आप यहाँ बात करोगे कि म्यू डैश यदि ग्रेटर देन 1 हो, क्योंकि लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, तो सीधा आप डिक्लेयर करोगे कि भैया लिमिट हमारी एग्जिस्ट कर रही है। तो अगर म्यू डैश ग्रेटर देन 1 होगा तो ये इंटीग्रल क्या होगा, ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट होगा। और ये कहां से आया है, ये आखिर यहीं से आया है, तो ये कन्वर्जेंट होगा। बोलने का मतलब है कि ये कन्वर्जेंट होगा कब, यदि म्यू डैश ग्रेटर देन 1। और म्यू डैश ग्रेटर देन 1 बोलने का मतलब है कि म्यू प्लस 1 ग्रेटर देन 1, क्योंकि म्यू डैश म्यू प्लस 1 है। और इसका अर्थ यह है अगर आप दोनों से 1 1 काटोगे तो म्यू ग्रेटर देन 0, अर्थात म्यू ग्रेटर देन 0 पर दिया हुआ इंटीग्रल कन्वर्जेंट होगा। और डाइवर्जेंट कब होगा वो सब लिखिएगा दोस्तों, विस्तार से आप थ्योरी लिखिएगा, तो हम एकदम से एक चीज नहीं लिख पा रहे हैं, लेकिन आप लिखिएगा यदि म्यू डैश इज लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा तो ये सेकंड केस की बात होगी, क्योंकि लिमिट विद्यमान है और शून्य नहीं है। देख लो, लिमिट विद्यमान है और शून्य नहीं है, देख लो। तो ये लेस देन इक्वल्स टू 1 यदि होगा, अर्थात म्यू प्लस 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, अर्थात म्यू लेस देन इक्वल्स टू 0, लेस देन इक्वल्स टू 0 होगा, तो ये इंटीग्रल क्या होगा दोस्तों, डाइवर्जेंट होगा। तो इस तरीके से आपको पता करना है दोस्तों। कितना सरल तरीका है बताइए, बहुत ही इजी तरीका है ये। और एक खास बात दोस्तों, अगर आप चाहेंगे सर कि अभी अपन म्यू टेस्ट पढ़ रहे थे, म्यू टेस्ट पढ़े अपन, तो इसको अपन ने म्यू टेस्ट से ही बनाया है। किंतु एक और तरीका है दोस्तों, ध्यान से देखिए, जब आपने ये सब मान लिया, ये सब मान के अगर आपने इसको इस रूप में चेंज कर दिया है, तो गौर से देखो ये आखिर आपको इस रूप का नहीं दिख रहा है, तो बताओ इसी रूप का तो दिख रहा है, देखो ना। और ये चीज अपन पढ़े हुए हैं भाई, फर्क क्या है बताओ, एक जगह लॉग दिख रहा है, मतलब कोई फाइनाइट संख्या होनी चाहिए, कोई फाइनाइट संख्या है, ऊपर अनंत है, बस ये dx बटे एक्स की घात है ना, ये dt बटे t की घात में, dt बटे t की घात में म्यू प्लस 1 है। तो भैया ये इसी रूप का तो दिख रहा है। और इस रूप के बारे में अपन जानते हैं कि ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट होता है जब n ग्रेटर देन 1 और डाइवर्जेंट होता है जब n इज लेस देन इक्वल्स टू 1। तो बस उसी टाइप की बात इसके लिए कह दो कि अगर म्यू प्लस 1 इज ग्रेटर देन 1 में कन्वर्जेंट है, अर्थात म्यू इज ग्रेटर देन 0 में कन्वर्जेंट, और म्यू प्लस 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, यानी कि इसके इक्विवेलेंट। देखो n इज ग्रेटर देन 1 मतलब म्यू प्लस 1, क्योंकि देखो n की जगह आपको क्या दिख रहा है, म्यू प्लस 1 दिख रहा है। तो जैसे आप इसके लिए जो बातें ऐसे लिखी हो ना, वैसे इसके लिए बात किस तरीके से लिख दोगे कि म्यू प्लस 1 इज ग्रेटर देन 1, तो ये कन्वर्जेंट, अर्थात म्यू ग्रेटर देन 0 पे कन्वर्जेंट, और म्यू प्लस 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, अर्थात म्यू इज लेस देन इक्वल्स टू 0 पे ये डाइवर्जेंट, ठीक है। तो आप जैसे इसके लिए ये बातें लिखी हो, वैसे इसके लिए इस टाइप की बातें लिख करके आप रिजल्ट डिक्लेयर कर सकते हो। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं पर भी डाउट हो तो जरूर पूछें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह से आगे के जितने भी कन्वर्जेंस के और भी जो टेस्टेज हैं, फिर हम लोग काबिल टेस्ट, डिरिचलेट टेस्ट पढ़ेंगे। दो फलनों के गुणनफल वाला जो इंटीग्रल अपने पास रहेगा उसके कन्वर्जेंस की जांच के लिए काबिल टेस्ट और डिरिचलेट टेस्ट होगा। और साथ ही साथ फिर अपन सेकंड काइंड वाले इम्प्रॉपर इंटीग्रल की बात करेंगे, फिर थर्ड काइंड। अभी बहुत सारे वीडियोस अभी बाकी हैं, बहुत सारे टॉपिक्स अभी बाकी हैं इस चैप्टर को पूरा करने के लिए। तो दोस्तों चैनल से जरूर जुड़े रहें, जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसके पहले के सारे वीडियोस, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, सीक्वेंस, सीरीज, रीमान इंटीग्रेशन, सभी पर वीडियोस बनाए जा चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। आप चाहें तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहां से कांटेक्ट करके आप हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं।
आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।